बाबा प्लीज मुझे लेकर चले ना, आप हर बार टाल देते हैं। अलीज़ा ने नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए मुंह बसोड़ा। वो यज़दानी साहब की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिसकी जिद के आके घर का हर फर्द हार मान जाता था। यज़दानी साहब ने अखबार एक तरफ रखा और मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। बेटा, तुम जानती हो खेतों में काम चल रहा है, धूल मिट्टी होगी, तुम घर पर आराम करो। नहीं बाबा, मुझे सुबह का मंजर देखना है, घर की दीवारों में मेरा दम घुटता है, मैं बस थोड़ी देर घूम कर वापस आ जाऊंगी, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। पास बैठी बेगम यज़दानी के माथे पर तशवीश की लकीरें उभर आईं। नहीं अलीज़ा, तुम नहीं जाओगी, तुम हालात से वाकिफ नहीं हो। शाह खानदान की ज़मीनें हमारी ज़मीनों के बिल्कुल साथ लगती हैं, उनकी दुश्मनी हमसे ढकी छुपी नहीं है। खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो? अलीज़ा ने कांधे उचकाए। माँ, आप बस वहम करती हैं, बाबा साथ हैं, भाई भी वहीं होंगे, तो मुझे किस बात का डर? प्लीज़ बाबा, मना मत कीजिएगा। यज़दानी साहब ने बेगम की तरफ तसल्ली आमेज़ नज़रों से देखा। अरे बेगम बच्ची है, शौक है इसे खुले फिजा का, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। चलो अलीज़ा बेटा तैयार हो जा। अलीज़ा खुशी से चहकी और फौरन कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। कुछ ही देर में वो अपने वालिद के साथ खेतों में मौजूद थी। चारों तरफ फैली हरियाली और लहलहाते खेत देखकर उसका चेहरा खिल उठा। मैं जरा मुंशी से हिसाब किताब देख लूं, तुम यहीं करीब रहना, ज्यादा दूर मत निकल जाना, यज़दानी साहब ने ताकीद की। ओके बाबा, फिक्र न करें, मैं बस यहीं तितलियों के पीछे हूँ। वो अपनी धुन में मगन पगडंडियों पर चलती रही। ठंडी हवा उसके दुपट्टे को लहरा रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो चलते चलते यज़दानी खानदान की हुदूद के बिल्कुल आखिरी किनारे पर पहुंच गए, जहां से शाह खानदान का रकबा शुरू होता था। दूसरी जानिब ज़रार शाह अपने स्याह घोड़े पर सवार जमीनों का मुआयना कर रहा था। वो भी कल ही बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था। उसकी शख्सियत में बला करोब और आंखों में अजीब सी सख्ती थी। शाहनवाज, ये सामने वाली ज़मीनें बंजर क्यों पड़ी हैं? उसने अपने खास मुलाजिम से पूछा। साहब, ये यज़दानियों के हिस्से में आती हैं, यहाँ पानी का तनाज़ा चल रहा है, इसीलिए ये जगह वीरान है। ज़रार के चेहरे पर नागवारी आई। यज़दानी, उसने ज़ेरे लब कहा। मेरे भाई के मुजरिम। वो अभी मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र कुछ फासले पर घूमती एक लड़की पर पड़ी। वो बेफिक्री से गोल गोल घूम रही थी, उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। वीराने में ऐसा हुस्न देखकर ज़रार की नज़रें वहीं जम गई। ये कौन है शाहनवाज? ज़रार ने हैरत से पूछा। किसी मजदूर की बेटी तो नहीं लगती। शाहनवाज अभी पहचान ही रहा था कि अली से उल्टे कदमों चलती हुई ऐन ज़रार शाह के घोड़े के करीब आ पहुंची। ज़रार फौरन घोड़े से नीचे उतरा। अली से जो पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपनी ही धुन में पीछे चल रही थी, सीधी ज़रार के सीने से टकराई। टक्कर लगते ही वो लड़खड़ाई, लेकिन ज़रार ने उसे बाजू थाम कर उसे गिरने से बचाया। अलीज़ा ने हड़बड़ाकर सीधी हुई। सामने खड़े अजनबी मर्द को देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? इतने बड़े रास्ते में दीवार की तरह खड़े हो गए। वो अपनी खिफत मिटाने को उल्टा उसी पर बरस पड़ी। ज़रार शाह की आंखों में एक शोला सा लपका। आज तक किसी ने उससे नजर मिलाकर बात करने की जरूरत नहीं की थी, और ये लड़की उसे अंधा कह रही थी। जबान संभाल कर बात करो लड़की, अंधी तुम हो जो देख नहीं सकती कि किससे टकरा रही हूँ। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। ज़रार की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि अलीज़ा सहम गई, लेकिन वो भी यज़दानी साहब की लाडली थी। कौन हो तुम? हो गए अपने घर के, और तुमने मेरा बाजू पकड़ने की जरूरत कैसे की? छोड़ो मुझे। उसने अपना बाजू छुड़ाया। मैं यज़दानी साहब की बेटी हूँ, मेरे मुलाजमों को पता चला तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। पास खड़ा शाहनवाज फौरन बोला। बीबी तमीज से, ये छोटे शाह साहब हैं, ज़रार शाह। ज़रार शाह का नाम सुनते ही अलीज़ा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी कि ये नाम उसके लिए कितना खतरनाक है। उसका रंग फक हो गया। ज़रार ने उसके बदलते तासुरात देखे तो लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। तो तुम यज़दानी की बेटी हो, तभी मैं कहूँ इतना गुरूर किस बात का है? ज़रार एकदम आगे बढ़ा। हमारे इलाके में अगर हमसे ही बदतमीजी, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। अलीज़ा ने थूक निकला और पीछे हटी। ये हमारा इलाका है, तुम हमारे रास्ते पर खड़े हो, हटो पीछे। ज़रार ने उसे रास्ता देने के बजाय उसकी आंखों में झांका। रास्ता मांगा नहीं जाता, छीना जाता है, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना अगर मेरा इरादा बदल गया तो यज़दानी साहब को अपनी बेटी यहीं से उठानी पड़ेगी। उसके लहजे में छुपी धमकी ने अलीज़ा को लर्जा दिया। वो मजीद एक पल ज़ाया किए बगैर वहां से भागी तो ज़रार उसे जाता देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और एक अजीब सी कशिश भी। छोटे साहब की दुश्मन की बेटी है, इसने आपकी तौहीन की है। शाहनवाज ने इश्तियाल दिला। जानता हूँ, ज़रार ने सर्द लहजे में कहा। इस तौहीन का बदला लिया जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ मैंने अभी देखा वो काफ़ी नहीं था, जिसे मैं अपने कदमों में झुकाऊंगा। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन उसका ध्यान अब जमीनों के बजाय उस लड़की की तरफ था जो हवा के झोंके की तरह आई और उसके आसाब पर सवार होकर चली गई। अली से हाँफती हुई अपने बाबा की गाड़ी के पास पहुंची। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यज़दानी साहब ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गए। क्या हुआ अली से, तुम ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? कोई जानवर देख लिया क्या? उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए पूछा। अलीज़ा ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। खेतों की खामोशी वैसी ही थी, लेकिन वो जानती थी कि वहां एक तूफान खड़ा था। उसने थूक निकला और खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस मुझे अचानक से घबराहट होने लगी थी, मेरा जी चाह रहा था हम घर चलें। उसने ज़रार शाह से मुलाकात का जिक्र भूल कर दिया। वो जानती थी कि अगर उसने ज़रार का नाम भी लिया तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। यज़दानी साहब ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, लेकिन फिर सर हिला दिया। ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, वैसे भी धूप तेज हो गई है। गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गई, लेकिन अलीज़ा के जहन में अभी भी उस अजनबी का सर्द और खूनी आंखें घूम रही थी। दूसरी तरफ शाह हवेली में कोहराम मचा हुआ था। ज़रार शाह जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, उसे फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ।
मुलाजिम सहमे हुए दीवारों से लगे खड़े थे और बड़े से हॉल से उसके बाप शाहनवाज शाह के धाड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें, एक एक को काट कर रख दूंगा। बड़े शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जरार तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुआ। बाबा क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना चीख क्यों रहे हैं? बड़े शाह ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा बैक वक्त उमड़ आए। वो लड़खड़ाते हुए जरार के पास आए और उसके कांधे दबोच लिए। जरार, हमें धोखा दिया गया है, हम जिसे कुदरती मौत समझते रहे वो किसी की जान लेना था। तुम्हारे बड़े भाई को मारा गया है। जरार को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। क्या कह रहे हैं बाबा आप? भाई को हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर्स ने यही कहा था। झूठ, सब झूठ है। बड़े शाह ने मेज पर पड़ी एक रिपोर्ट उठाकर जरार के सीने पर दे मारी। आज उसका पुराना वफादार मुलाजिम पकड़ा गया है, उसने सब उगल दिया। यज़दानी खानदान के अकलौते बेटे मुस्तंसर ने उसे भारी रकम देकर जहर दिलवाया था, एक ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता जान लेता है और किसी रिपोर्ट में नहीं आता। मेरे शेर जैसे बेटे को उन्होंने साजिश से मारा है। जरार ने कांपते हाथों से वो कागज थामा, उसकी आंखों में खून उतर आया। अभी कुछ देर पहले खेतों में जिस लड़की को देखकर उसके दिल में जरा नरमी पैदा हुई थी, उसका ख्याल आते ही अब उसे अपनी ही जात से घिन आने लगी। यज़दानी। जरार ने दांत पीस कर कहा, मैं उनकी नस्लें मिटा दूंगा। बाबा आप हुक्म दें, मैं अभी जाता हूँ और मुस्तंसर का सर काट कर आपके कदमों में रखता हूँ। नहीं, बड़े शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। ऐसे नहीं, गोली का जवाब गोली से देना आसान है जरार, लेकिन मैं उन्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी की भीख मांगे। जरार अपने बाप के करीब घुटनों के बल बैठ गया। तो फिर क्या फैसला है आपका? जिरगा बड़े शाह ने हतमी लहजे में कहा। कल सुबह जिरगा बैठेगा, पंचायत फैसला करेगी, खून का बदला खून से लिया जाएगा, लेकिन मेरे तरीके से। पूरे गांव के सामने यज़दानी की पगड़ी उछलेगी। उसी शाम यज़दानी हाउस में भी खबर पहुंच चुकी थी। मुस्तंसर यज़दानी परेशानी के आलम में कमरे में टहल रहा था। यज़दानी साहब सर पकड़े बैठे थे। ये तुमने क्या किया मुस्तंसर? यज़दानी साहब की आवाज़ में बेबसी थी। मैंने तुम्हें मना किया था कि दुश्मनी में भी उसूल होते हैं, जहर देकर मारना बुज़दिली है। बाबा, वो हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुस्तंसर ने सफाई पेश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नौकर पकड़ा जाएगा। अब क्या होगा? अब वही होगा जो शाह खानदान चाहेगा, यज़दानी साहब ने कहा। शाहनवाज शाह ने जिरगे का बुलावा भेजा है, कल सुबह हमें पेश होना है। और तुम जानते हो जब मामला जिरगे में जाता है तो फैसले रहम की बुनियाद पर नहीं होते। अलीज़े दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे जरार शाह के वो अल्फाज याद आ रहे थे, अगर मेरा इरादा बदल गया तो यज़दानी साहब को अपनी बेटी यहीं से उठानी पड़ेगी। क्या वो वाकई कुछ ऐसा करने वाला था? अगली सुबह गांव की बड़ी चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों खानदान आमने सामने बैठे थे। बड़े शाह की आंखों में इंतकाम की आग थी और जरार शाह का चेहरा पत्थर का बना हुआ था। यज़दानी साहब और मुस्तंसर मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठे थे। पंचायत के सरबराह ने बात शुरू की। जुर्म साबित हो चुका। मुस्तंसर यज़दानी ने शाह खानदान के वारिस को मरवा दिया। अब बड़े शाह का इख्तियार है, वो जो सजा तजवीज़ करेंगे। बड़े शाह अपनी जगह से उठे, उनकी नजरें सीधी यज़दानी साहब पर गड़ी थी। मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, उन्होंने गरजदार आवाज़ में कहा। उसके बदले में मुझे यज़दानी का बेटा चाहिए, खून के बदले खून। मुस्तंसर की जान ली जाएगी। यज़दानी साहब तड़प उठे। नहीं शाहजी, ऐसा मत कहें, मेरा एक ही बेटा है, हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। मैं दियत देने को तैयार हूँ, मेरी सारी ज़मीनें ले लें, लेकिन मेरे बेटे की जान बख्श दें। जरार शाह ने अपनी जगह से पहलू बदला। उसने सर्द नज़रों से यज़दानी साहब की बेबसी को देखा, फिर उसके लब हिले। ठीक है, जरार की आवाज़ चौपाल में गूंजी। अगर बेटा बचाना चाहते हो यज़दानी साहब तो फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़मीनें नहीं चाहिए हमें, दियत भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? पंचायत के सरबराह ने पूछा। जरार शाह ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। खून बहा में मुझे यज़दानी की बेटी चाहिए, अलीज़े यज़दानी। ये सुनते ही मजमे में सन्नाटा छा गया। क्या आप बक रहे हो जरार शाह? होश तो है तुम्हारे ठिकाने? यज़दानी साहब चीख पड़े। उनका चेहरा गुस्से और सदमे से सुर्ख हो रहा था। मेरी बेटी, वो भी बच्ची है, अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है, तुम उसके बाप की उम्र के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मजमे में खुसर खुसर शुरू हो गई थी। किसी ने भी जरार शाह से ऐसे फैसले की तवक्को नहीं की थी। सब यही सोच रहे थे कि वो ज़मीनें मांगेगा या भारी रकम, मगर घर की इज्जत मांगकर उसने यज़दानी की कमर तोड़ दी थी। जरार अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट थी जो यज़दानी साहब के दिल को चीर रही थी। शर्म तो आपको आनी चाहिए यज़दानी साहब, जिसने एक मुजरिम को जन्म दिया, जरार ने स्पार्ट लहजे में कहा। रही बात उम्र की, तो ये निकाह कोई खुशी का सौदा नहीं है, तो सज़ा है, और सज़ा में पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। मैं ये फैसला नहीं मानता। यज़दानी साहब ने इनकार में सर हिलाया। मैं अपनी लाडली बेटी को तुम्हारे जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। तुम मेरी जान ले लो, मगर अलीज़े का नाम मत लो। जरार एकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही फिजा में तनाव मजीद बढ़ गया। वो चलता हुआ यज़दानी साहब के बिल्कुल करीब आया। तो ठीक है फिर, उसने अपनी जेब से जुर्म का आला निकालकर मेज़ पर रख दिया। तुम्हारे बेटे की मैयत चाहिए, क्योंकि खून के बदले खून ही इंसाफ है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बेटे की जान बख्शी के लिए रियायत कर रहा था, वरना मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह मेरे भाई को जहर देकर तड़पा तड़पा कर मारा गया है, इसी तरह तुम्हारे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दूं। नहीं, बेगम यज़दानी जो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उनकी चीख निकल गई। फैसला आपके हाथ में है यज़दानी साहब, जरार ने आखिरी बार किया। आज सूरज ढलने तक या तो अलीज़े का डोला मेरी हवेली में आएगा
या फिर आपके बेटे का जनाजा इस चौपाल से उठेगा। इंतखाब आपका है। ये कहकर ज़रार शाह ने अपनी चादर कांधे पर डाली और मुड़कर देखे बगैर वहां से चला गया। यज़दानी साहब वहीं ज़मीन पर बैठ गए। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ अकलौता बेटा था जो खानदान का वारिस था और दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। शाम के साए गहरे होते ही यज़दानी हाउस मातम कदा बन चुका था। मुस्तंसर शर्मिंदगी से सर झुकाए कोने में खड़ा था, जबकि बेगम यज़दानी धाड़े मार मार कर रो रही थी। ये जुल्म है, सरासर ज्यादती है। वो चिल्ला रही थी, मेरी फूल जैसी बच्ची को उस दरिंदे के हवाले मत करो, वो उसे मार डालेगा। अली से जो अपने कमरे में बंद थी बाहर का शोर सुनकर लरसते कदमों से बाहर आई थी। उसे अभी तक फैसले की खबर नहीं थी। उसने अपने बाप को जमीन पर सर थामे बैठे देखा तो उसका दिल डूब गया। बाबा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। क्या फैसला हुआ? भाई ठीक तो है ना? यज़दानी साहब ने सर उठाकर अपनी लाडली बेटी को देखा। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू तैर रहे थे। वो उठकर लड़खड़ाते हुए उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। उनकी आवाज रिंध गई। मैं एक नाकाम बाप हूँ। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए तुम्हारी खुशियों का सौदा कर दिया। अलीज़े को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? कैसा सौदा? तुम्हें वनी कर दिया गया है अलीज़े। पास खड़ी उसकी बड़ी बहन वनीसा ने रोते हुए बताया। ज़रार शाह ने भाई की जान बख्शी के बदले तुम्हें मांगा है। तुम्हारा निकाह ज़रार शाह से होगा। अलीज़े को लगा जैसे छत उसके सर पर आ गिरी हो। नहीं बाबा, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो हिज़यानी अंदाज में हंसी। मजबूरी है बेटा। यज़दानी साहब ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अगर तुम नहीं गई तो वो मुस्तंसर को मार देंगे। तो आपने बेटी के लिए बेटी कुर्बान कर दी। अलीज़े की आंखों से आंसू रवा हो गए। ठीक है बाबा, अगर मेरी बर्बादी से आपका बेटा बचता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखिएगा आज आपने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। यज़दानी साहब वहीं फर्श पर गिर गए थे, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। कुछ ही देर में अलीज़े को दुल्हन नहीं बल्कि कुर्बानी का बकरा बनाकर शाह हवेली भेजा जाने वाला था, जहाँ ज़रार शाह इंतकाम की आग लिए उसका मुंतज़िर था। शाम गहरी हो चुकी थी। यज़दानी हाउस में वो गहमा गहमी नहीं थी जो किसी की बेटी की रुखसती पर होती है, बल्कि वहाँ ऐसी खामोशी थी जैसे कोई जनाजा उठने वाला हो। अलीज़े अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसे सुर्ख रूसी जोड़ा नहीं पहनाया गया था, बल्कि वो अपने ही एक सादे से गुलाबी सूट में मलबूस थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ आंखों में वीरानी थी। बेगम यज़दानी रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथों में कुछ जेवरात थे। मेरी बच्ची, ये पहन लो। खाली हाथ जाओगी तो वो लोग बातें बनाएंगे। अलीज़े ने माँ के हाथ से जेवरात लेकर एक तरफ रख दिए। कौन सी बातें माँ? वनी में दी गई लड़कियों का कोई सिंगार नहीं होता। मैं दुल्हन बनकर नहीं जा रही। मैं तो अपने भाई के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने जा रही हूँ। मुझे सजने की ज़रूरत नहीं है। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। ये शाह खानदान की गाड़ी थी जो उसे लेने आई थी। यज़दानी साहब दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। जब अलीज़े बाहर निकली तो बाप की नज़रें झुक गई। वो उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुस्तंसर आगे बढ़ा। अलीज़े, मुझे माफ़ कर दो, मैं बुज़दिल निकला। अलीज़े रुकी। उसने भाई की तरफ देखा, जिसकी वजह से आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। भाई, बस दुआ कीजिएगा कि मैं वहाँ जिंदा रह सकूँ, और हाँ, बाबा का ख्याल रखिएगा। अब उनके पास बेचने के लिए कोई और बेटी नहीं बची। ये अल्फाज मुस्तंसर के मुंह पर तमाचे की तरह लगे। अलीज़े बिना किसी को गले लगाए सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गई। वो मजीद किसी जज्बाती ड्रामे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। गाड़ी अंधेरे रास्तों पर दौड़ती हुई शाह हवेली की तरफ रवां दवा हुई। अलीज़े ने खिड़की से बाहर देखा। वही खेत जहाँ कुछ दिन पहले वो तितली की तरह उड़ रही थी, आज उसे वीरान कब्रिस्तान लग रहे थे। शाह हवेली का आहनी दरवाज़ा खुला तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। हवेली में रोशनियों का सैलाब था, लेकिन माहौल में अजीब सी वहशत। जहन में बड़े शाह कुर्सी डाले बैठे थे और उनके इर्द गिर्द उनके वफादार मुलाजिम बंदूक के ताने खड़े थे, जैसे वो किसी दुल्हन का नहीं बल्कि जंगी कैदी का इस्तकबाल कर रहे हों। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। अलीज़े लरसते कदमों के साथ नीचे उतरी। सामने ही बरामदे में ज़रार शाह खड़ा था, स्याह शलवार कमीज में मलबूस, कांधे पर शॉल डाले। वो रात के अंधेरे में भी नुमाया था। उसकी आंखों में वही सर्द मोहरी थी जो अलीज़े ने खेतों में देखी थी। अलीज़े को देखकर बड़े शाह ने हकारत से मुंह फेरा। आ गई मुजरिम की बहन। उनकी आवाज़ में जहर था। इसे अंदर ले जाओ और सुन लो सब, ये इस घर की बहू नहीं है, ये हमारे बेटे के खून की कीमत है। इसके साथ वही सुलूक होगा जिसकी ये हकदार है। अलीज़े का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मुलाजिम और नौकरानियों से अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनकी नज़रों में हमदर्दी नहीं बल्कि तस्हीक थी। ज़रार शाह सीढ़ियाँ उतरकर उसके सामने आया। अलीज़े ने नज़रें उठाकर उसे देखा। खुशामदीद अलीज़े, यज़दानी ज़रार ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन याद रखना, यह हवेली तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा कैद खाना है। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अलीज़े ने हिम्मत मुस्तमा की और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, मैं जानती हूँ, मुझे अपनी हैसियत याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अपने वादे की पासदारी के लिए आई हूँ। वादा? ज़रार हंसा, एक खुश्क और बेरहम हंसी। तुम यहाँ वादे के लिए नहीं, मजबूरी में आई हो, और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना मुझे खूब आता है। उसने इशारे से एक खादमा को बुलाया। इसे ले जाओ, और हाँ, इसे मेहमान खाने में नहीं, सर्वेंट क्वार्टर्स के साथ वाले कमरे में ठहराओ। आज से इसका ठिकाना वही है। अलीज़े चौंकी। सर्वेंट क्वार्टर्स? वो यज़दानी साहब की बेटी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ऐसी तजलील होगी। लेकिन मेरा निकाह हुआ है आपसे। अलीज़े के मुंह से बेख्तियार निकला। ज़रार उसके करीब आया, इतना करीब कि अलीज़े को उसकी सांसों की तपिश महसूस हुई।
निकाह कागज के टुकड़े पर हुआ है अली से, दिलों पर नहीं, और मेरी नज़र में तुम सिर्फ दुश्मन की बेटी हो। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए और मैं तुम्हारे बाप को दी गई अमान वापस ले लूँ। अलीज़े ने जब्त से अपने आंसू रोके और खादमा के पीछे चल पड़ी। रात का वो पहर अलीज़े पर क़यामत बनकर गुजरा। वो टूटी हुई चारपाई पर सुकड़ी पड़ी थी। जिस लड़की के लिए नर्म गुदास बिस्तर भी चुभता था, आज वो एक सख्त चारपाई पर लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। कमरे में हब्स था और मच्छरों की भरमार थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान बाहर की तकलीफों से कहीं बड़ा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अलीज़े हड़बड़ाकर उठ बैठी। दरवाज़ा खुला और एक बड़ी उम्र की मुलाजमा अंदर आई। यह हवेली की खास खादमा शमीम थी। उठ जाओ महारानी, शमीम ने तंजिया लहजे में कहा। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम दोपहर तक सोती रहोगी। यहाँ सूरज निकलने से पहले जागना पड़ता है। अलीज़े ने अपनी सुर्ख होती आंखें साफ की और लरसती आवाज़ में पूछा, मुझे क्या करना है? बड़े साहब और छोटे साहब का नाश्ता तैयार हो रहा है, किचन में जाओ और मदद करवाओ। और खबरदार जो कोई नखरा दिखाया, जरार साहब को सख्त हुक्म है कि तुम्हें किसी किस्म का प्रोटोकॉल ना दिया जाए। अलीज़े सर झुकाकर खामोशी से उठी, दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकल आई। किचन में मौजूद बाकी मुलाजमाएं उसे देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगी। देखो जरा, नाज नखरे तो देखो इसके। एक मुलाजमा ने दूसरी को कोहनी मारकर बुलंद आवाज में कहा, मुजरिम की बहन है और चाल ऐसी जैसे हवेली की मालकन हो। अलीज़े ने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे वहां किसी ने कोई काम नहीं बताया, बस अब उसे हकारत से देख रहे थे। उसे प्यास लगी थी। उसने पास पड़े जग से पानी पीना चाहा तो एक मुलाजमा ने झपट कर जग उससे छीन लिया। खबरदार जो हमारे बर्तनों को हाथ लगाया, तुम वनी होकर आई हो, कोई मेहमान नहीं। तुम्हारे लिए वो कोने में मिट्टी का प्याला रखा है, उसी में पानी पियो। अलीज़े की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये कैसी जिल्लत थी। वो यज़दानी साहब की बेटी थी जिसके घर दर्जनों मुलाजिम काम करते थे और आज उसे पानी पीने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही थी। उसने जब्त किया और खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद शमीम एक भारी ट्रे लेकर आई और अलीज़े के हाथ में थमा दी, जाकर ये नाश्ता खाने की मेज़ पर लगाओ। जरार साहब वहीं मौजूद हैं। जरार का नाम सुनकर अलीज़े के हाथ कांप गए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यही काम कर लेती हूँ। उसने इनकार करना चाहा। ज़बान चलाती हूँ। शमीम ने उसके बाजू पर जोर से चुटकी काटी। अलीज़े के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जो हुक्म मिला है वो करो, वरना अभी जाकर छोटे साहब को बताती हूँ कि तुम काम चोर हो। मजबूरन अलीज़े को ट्रे उठानी पड़ी। वो भारी कदमों से चलती हुई डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर जरार शाह अखबार पढ़ रहा था। उसने सफ़ेद रंग का कलफ लगा कुर्ता पहन रखा था। वो बला का वजी लग रहा था, मगर उसके चेहरे की सख्ती उसके हुस्न को घुन्ना रही थी। अलीज़े ने कांपते हाथों से ट्रे मेज़ पर रखी। प्यालों के टकराने की आवाज़ से जरार ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। अलीज़े की हालत गैर थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी, लेकिन इस हाल में भी वो जरार को वही खेतों वाली मासूम लड़की लगी। एक लम्हे के लिए जरार की आंखों में नरमी आई, मगर अगले ही पल उसे अपने भाई की लाश याद आ गई। यहाँ क्या कर रही हो? जरार की आवाज़ गरजदार थी। अलीज़े सहम गई। वो मुलाजमा ने भेजा था। मैंने तुम्हें अपनी नज़रों से दूर रहने का कहा था ना। जरार कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया और चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। तुम्हें देख कर मुझे अपना भाई याद आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। अलीज़े पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार थी। जरार ने अपना हाथ दीवार पर मारा और उसे वहीं कैद कर लिया। बोलो, क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैंने नहीं मारा। अलीज़े आखिरकार फट पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा भाई गुनहगार है, मैं नहीं। आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह आपसे पूछेगा। जरार ने उसका जबड़ा सख्ती से दबोच लिया। अल्लाह मुझसे बाद में पूछेगा, पहले मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तुम यज़दानी की लाडली हो ना, अब देखना मैं तुम्हारे नास कैसे तोड़ता हूँ। उसी वक्त बड़े शाह हॉल में दाखिल हुए। अलीज़े को देखकर उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। जरार, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे बाहर। जब तक ये घर में है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसे कहो जाकर अस्तबल साफ करे। आज से इसकी ड्यूटी जानवरों के पास है। जरार ने एक झटके से अलीज़े को छोड़ा। सुना तुमने? जाओ अस्तबल में। इंसानों में रहने के लायक नहीं हो तुम लोग। अलीज़े गिरते गिरते बची। वो रोते हुए वहां से भागी। उसका दिल कर रहा था कि अभी ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अस्तबल की फिजा में फैली गोबर और चारे की नागवार बू ने अलीज़े का इस्तकबाल किया। वो तो बचपन से फूलों की खुशबू में पली बड़ी थी। यहाँ का ताफ़ुन उसके दिमाग को माऊफ कर रहा था। वो अभी नाक पर दुपट्टा रखे खड़ी ही थी कि पीछे से एक सख्त आवाज़ आई। यहाँ सांस रोक कर खड़े होने का हुक्म नहीं मिला, काम करने का हुक्म मिला है। यह हवेली का पुराना साइज था जिसके हाथ में एक बड़ी झाड़ू और बेलचा था। उसने वो दोनों चीज़ें अलीज़े के पैरों के पास फेंक दी। ये सामने वाला हिस्सा साफ करो। बड़े शाह का घोड़ा तूफान इधर बंधा है, ध्यान रखना, वो अजनबियों को पसंद नहीं करता। अलीज़े ने लरसते हाथों से भारी झाड़ू उठाया। उसके नाजुक हाथ जो कलम और किताबें उठाने के आदी थे, आज गंदगी साफ करने पर मजबूर थे। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो उसकी सज़ा उसके ख़ानदान को मिलेगी। दोपहर का सूरज सर पर आ चुका था। अलीज़े पसीने में शराबूर थी और उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। अचानक अस्तबल के दरवाजे पर आहट हुई। अलीज़े ने चौंक कर देखा, जरार शाह अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में घुड़सवारी का चाबुक था और वो अपने मखसूस रोबदार अंदाज में चल रहा था। अलीज़े को देखते उसके कदम रुक गए। वो घुटनों के बल बैठी सफाई कर रही थी। उसका कीमती जोड़ा मिट्टी से अटा हुआ था और चेहरे पर मिट्टी के निशान थे। उसे इस हाल में देखकर जरार के दिल में एक अजीब सी तस्कीन और बेचैनी बैक वक्त पैदा हुई।
تو کیسا لگ رہا ہے یزدانی کی شہزادی کو اپنے نئے محل میں؟ زرار نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور چلتا وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ علیزے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن ان میں ابھی بھی ایک چمک باقی تھی۔ جگہ بدلنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی زرار شاہ، علیزے نے کمزور لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں یہاں بیٹھ کر بھی یزدانی صاحب کی بیٹی ہی رہوں گی اور آپ حویلی کے مالک ہو کر بھی ظالم ہی رہیں گے۔ زرار کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر علیزے کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، لگتا ہے ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم یہاں میری قیدی ہو۔ میں نہیں بھولی۔ علیزے نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن زرار کی گرفت آہنی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے جو کیا اس کی سزا قانون دے سکتا تھا، لیکن آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ انصاف نہیں، انتقام ہے۔ ہاں یہ انتقام ہے، زرار دھاڑا، اور یہ انتقام تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک تم اور تمہارا خاندان مٹی میں نہیں مل جاتے۔ دیکھو اپنی حالت، کبھی آئینے میں دیکھا ہے خود کو؟ وہ ناز اور نخرے کہاں گئے؟ اسی لمحے استبل کے کونے میں بندھے سیاہ گھوڑے نے زوردار ہنہناہٹ کے ساتھ ٹاپے ماری۔ علی سے ڈر کر سہم گئی اور غیر ارادی طور پر زرار کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ زرار کے ہاتھ جو اسے درد دینے کے لیے اٹھے تھے خود بخود اسے سہارا دینے کے لیے اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے۔ مٹی اور پسینے کی بو کے باوجود زرار کو اس سے وہی بھینی بھینی خوشبو آئی جو اس نے کھیتوں میں محسوس کی تھی، لیکن یہ لمحہ بہت مختصر تھا۔ زرار کو فوراً ہوش آیا۔ اس نے جھٹکے سے علیزے کو خود سے دور کیا۔ علیزے لڑکھڑا کر پیچھے گری اور اس کا ہاتھ وہیں پڑی ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی کے تیز کنارے پر جا لگا۔ ہاتھ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آہ! علیزے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زرار نے اس کے بہتے خون کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر دیکھے لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو سختی سے دبا دیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، زرار نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی تو بہت سا خون بہنا باقی ہے۔ اپنا کام ختم کرو۔ اگر شام تک یہ استبل چمکتا ہوا نہ ملا تو رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا جیسے وہاں سے بھاگ رہا ہو۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے ڈر رہا تھا۔ اسے علیزے کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دینے لگا اور یہ بات اسے منظور نہیں تھی۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتا تھا، شدید نفرت۔ علیزے نے اپنے زخمی ہاتھ کو دوپٹے سے باندھا۔ درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی لیکن اس نے رونا بند کر دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک عزم تھا۔ وہ زرار شاہ کے سامنے ٹوٹے گی نہیں، چاہے وہ اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا لیکن سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں علیزے کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف زرار شاہ اپنے عالیشان بیڈ روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا اسے علیزے کا مٹی سے اٹا چہرہ اور خون آلود ہاتھ دکھائی دیتا۔ تم کیوں اس کے بارے میں سوچ رہے ہو زرار؟ وہ خود سے الجھا۔ یہ وہی ہے جس کے بھائی نے تمہاری دنیا اجاڑ دی۔ اسے درد ہونا چاہیے، اسے تڑپنا چاہیے، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ انتقام لینا چاہتا تھا، ظلم نہیں۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اس کی آواز سے وہ خود چونک گیا۔ آخرکار وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ علیزے نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب دروازہ کھلا۔ زرار شاہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے علیزے کو فرش پر سکڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے سختی سے اسے جھنجھوڑا، اٹھو علیزے۔ علیزے نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زرار کو دیکھ کر وہ خوف سے سمٹ گئی۔ مجھے مت مارے، میں نے کام ختم کر لیا تھا، وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑائی۔ زرار کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اس نے جلدی سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ علیزے نے ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ پانی پی کر اسے کچھ ہوش آیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، زرار نے حکم دیا۔ نہیں ٹھیک ہے یہ۔ علیزے نے اپنا ہاتھ چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ہاتھ دکھاؤ۔ زرار نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچا، پرانی پٹی ہٹائی تو نیچے گہرا زخم دیکھ کر اس کا جبڑا بھیج گیا۔ زخم خراب ہو رہا تھا۔ زرار نے خاموشی سے دوائیں نکالی۔ تھوڑا درد ہوگا، برداشت کرنا، چیخنا مت ورنہ میں علاج ادھورا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اسپرٹ والا روئی کا پھایا زخم پر رکھا تو علیزے کے منہ سے سسکی نکل گئی اور اس نے بے اختیار زرار کا بازو اپنے دوسرے ہاتھ سے بھینچ لیا۔ زرار رکا نہیں۔ اس نے مہارت سے زخم صاف کیا اور مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو صبح اسے جانوروں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا تھا اور اب آدھی رات کو مسیحا بنا بیٹھا تھا۔ کیوں؟ علیزے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ایک طرف مارتے ہیں اور دوسری طرف مرہم لگاتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ زرار سامان سمیٹتے ہوئے رکا۔ علیزے نے آنکھوں میں دیکھا۔ غلط فہمی میں مت رہنا، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم مر جاؤ، کیونکہ موت بہت آسان سزا ہے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، تمہیں ابھی بہت قرض چکانے ہیں۔ تو مار دینا مجھے۔ علیزے رو پڑی۔ روز روز مرنے سے بہتر ایک بار مار دیں۔ میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ میرا کیا قصور ہے زرار شاہ؟ اس کا سوال زرار کے دل پر لگا، لیکن اس کی انا اور اس کے بھائی کے موت کا غم اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔